नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त है आपको 4 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने का। इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप एजेंडा जो है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, आप इन खबरों को देख सकते हैं कि अब की बार एक बार फिर से आज दूसरा दिन होगा जब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में करेगी। ये एक बड़ी खबर आज की रहेगी और इस कड़ी में आज विधानसभा और सम्मेलन आयोजित करेगी बीजेपी, जिसमें बीजेपी के सांसद, मंत्री और पार्टी पदाधिकारी पहुंचेंगे। एआईएम चीफ यानी असदुद्दीन ओवैसी की अगर खबर की बात करें तो वो अयोध्या दौरे को लेकर है, जहां पहले पार्टी की तरफ से जारी किए गए पोस्टर पर बवाल हुआ, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के ठीक बाद जिन्होंने कल पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, इसको लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं चौथी खबर की बात करें तो सुपरटेक के बाद अजनारा ग्रुप पर शिकंजा कसा जाएगा। ये एक अहम खबर आपको और बता दें कि ग्रुप पर करीब 172 करोड़ बकाया भुगतान न करने के मामले में नोटिस जारी हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी 4 अहम खबरें हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं कि वो खबर क्या है। दरअसल कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि विभाग की लापरवाही से मौत हुई है। सुरेश राणा के आगमन पर जबरन ड्यूटी पर बुलाने का आरोप है। सुरेश राणा की मौजूदगी में तबीयत बिगड़ी थी, ड्राइवर को अस्पताल ले जाने की साधन नहीं मिल पाया। मेडिकल छुट्टी लेने के बाद भी ड्यूटी पर बुलाने का आरोप है। मोटर इंचार्ज अमरीश श्रीवास्तव जबरन ड्यूटी पर, उन्हें बुलाने का आरोप है। मोटर इंचार्ज ने फोन करके ड्राइवर को सस्पेंड करने की धमकी दी थी। गाड़ी छोड़कर सिविल अस्पताल से फरार। सुरेश राणा के आगमन पर जबरन ड्यूटी पर बुलाने का आरोप लगा हुआ है। सुरेश राणा की मौजूदगी में ही तबीयत बिगड़ी थी। यह खबर आपको बता दें। 4 बेटियों की जिम्मेदारी है, मेडिकल छुट्टी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के ड्राइवर की हार्ट अटैक मौत हुई है। परिजन तमाम आरोप लगा रहे हैं। परिवार का आरोप है कि विभाग की लापरवाही से यह मौत हुई है। सुरेश राणा के आगमन पर जबरन ड्यूटी पर बुलाने का आरोप। और बताया यह भी जा रहा कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा की मौजूदगी में ही तबीयत बिगड़ी थी। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। ड्राइवर को अस्पताल ले जाने का साधन तक नहीं मिला। मेडिकल छुट्टी लेने के बाद भी ड्यूटी पर बुलाने का आरोप लग रहा है। में ड्यूटी करते थे। मोटर इंचार्ज अमरीश श्रीवास्तव ने फोन किया कि ड्यूटी में इमरजेंसी में जाना है। राणा मंत्री थे, उनके ड्यूटी में लगाए। मेडिकल लगा था, फिर भी बुलाए ड्यूटी में। बोले कि नहीं जाएंगे ड्यूटी तो छुट्टी मांग रहे थे तो सस्पेंड का बनाने लगते थे। छुट्टी मांगे कोई ड्राइवर तो सस्पेंड का ऑर्डर बनाने लगते थे। मेडिकल लगा था, फिर भी नहीं छुट्टी दिए। हाँ, वहाँ ड्यूटी में थे, एयरपोर्ट लेके जा रहे थे, रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हुई तो मंत्री ने फोन किया होगा मोटर इंचार्ज को कि दूसरी गाड़ी भेजा, तो उसने भेज दिया दूसरी गाड़ी मोटर इंचार्ज ने, अमरीश श्रीवास्तव ने। और घर में किसी को, ना स्टाफ को बताया, किसी को ना स्टाफ को बताया, ना घर में अमरीश श्रीवास्तव ने बताया। उनकी ड्यूटी लगी थी, वीआईपी ड्यूटी, और वीआईपी ड्यूटी के दौरान अचानक घटना घटी है। बीमार थे, बताया पहले भी इलाज चल रहा था। बीपी और डायबिटीज का प्रॉब्लम था, कुछ हार्ट का भी प्रॉब्लम था, इंजन आया है। ये घटना घटी थी, इसमें हम लोग सब आए हुए हैं। अश्वनी हमारे सहयोगी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अश्वनी, देखिए ये बताया जा रहा कि गन्ना मंत्री की मौजूदगी में ही तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद आलम यह था कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाने तक के लिए साधन नहीं मिला। क्या जानकारी आपके पास आ रहा है?
बिल्कुल, कल अगर बात करें कल देर शाम की, जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा वो एयरपोर्ट जा रहे थे। उनको इमरजेंसी जो ड्राइवर थे उनके अशोक वर्मा लेकर जा रहे थे। अचानक अशोक वर्मा की तबीयत बिगड़ती है रास्ते में, अमोसी एयरपोर्ट के पास में ही, तब उनको वहां से सिविल अस्पताल लाया जाता है। दूसरा ड्राइवर भेजकर आगे का जो सफर था सुरेश राणा का वो तय कराया जाता है। निश्चित तौर पर इस दौरान जब जो अशोक वर्मा थे वो सिविल अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर जो डॉक्टर्स उनको देखते हैं उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाएगा। अब पूरा वाकया इस तरह समझिएगा कि जो इमरजेंसी ड्राइवर थे अशोक वर्मा, उनको अमरीश जो श्रीवास्तव हैं, जो मोटर इंचार्ज हैं, वो फोन करते हैं कि आपको ड्यूटी पर आना है। तो उधर से जो अशोक वर्मा है वो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी की आवश्यकता है। लेकिन अमरीश श्रीवास्तव कहते हैं अगर आप ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो आप पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी, आपको सस्पेंड करा दिया जाएगा। जिससे कहीं ना कहीं जो अशोक वर्मा वह डर जाती है, क्योंकि 2 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ था, 2 साल का उनकी नौकरी बची हुई थी। ऐसे में अगर सस्पेंड होते तो तमाम उनके नुकसान हो जाते, तमाम जो भत्ते थे वो उनमें प्रभाव पड़ता, इसके अलावा जो पेंशन थी उस पर प्रभाव पड़ सकता था निश्चित तौर पर। जिसके बाद डर के मारे वो अपनी ड्यूटी पर आते हैं। मंत्री को यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट जा रहे थे, रास्ते में तबियत खराब जाती है, उसके बाद उनको जो है बाकायदा वहां पहुंचाया जाता है। लेकिन अश्विनी ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की बाइट मैंने सुनी, उसमें अभी साफ तौर पर बोला जा रहा था कि उनकी तबीयत पहले से खराब रहती थी, उनका पहले से इलाज चल रहा था। क्या इस बाबत भी कोई जानकारी है? हाँ बिल्कुल, जो परिजनों का कहना है उनके अनुसार काफी दिन से उनको हार्ट की दिक्कत थी, उनको शुगर की दिक्कत थी और काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे। कई बार वो छुट्टी के लिए अपना एप्लीकेशन भी दे चुके थे, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। निश्चित तौर पर जब अमरीश श्रीवास्तव फोन करते तब भी वही बात कहते हैं कि छुट्टी दे दीजिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे मुझे दिक्कत हो सकती है। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि पूरा मामला जो है सुरेश राणा जो है मंत्री हैं उनके वो उसमें गाड़ी मौजूद थे। आज सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल होता है जब मंत्री मौजूद थे क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो जो ड्राइवर थे जो हमेशा उनको गंतव्य तक पहुँचाते थे उनको उनके गंतव्य यानी अस्पताल तक पहुँचाया जाए जब उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह से परेशान कोई कर्मचारी है तो उसका शोषण आखिर कब बंद होगा, क्योंकि पहला जाहिर सी बात है। और मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि खुद कैबिनेट मंत्री और एक बड़े मंत्री कहें तो गलत नहीं होगा, सुरेश राणा की मौजूदगी में अगर यह हादसा होता है, अगर एक की मौत होती है तो यह खबर दुखद भी है और मुझे लगता है सवाल इस पर खड़े होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अश्विनी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर लेते हैं। सुपरटेक के बाद अब अजनारा पर कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। पीएनबी बैंक ने अजनारा से बकाया के लिए नोटिस उन्हें थमा दिया है। करीब 172 करोड़ रुपए बकाया भुगतान ना करने पर नोटिस चस्पा किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर लीजिए। अजनारा को 28 जून को भी नोटिस भेजा गया था। 60 दिन में बकाया जमा करने की चेतावनी, अजनारा ने चेतावनी के बाद भी बकाया जमा नहीं किया। तो ये आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। सुपरटेक के बवाल के बाद अजनारा बिल्डर्स का नाम इस वक्त सामने आ रहा है। अजनारा ने चेतावनी के बाद भी अपनी बकाया जमा नहीं किया। 172 करोड़ की भारी रकम जो बकाया अजनारा। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। ताबड़तोड़ एक्शन जारी, इस बीच नोटिस जारी किया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया अजनारा ग्रुप के ऊपर। उनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएनबी बैंक ने अजनारा से बकाये के लिए नोटिस उन्हें थमा दिया है। करीब 172 करोड़ रुपया बकाया भुगतान न करने पर नोटिस चस्पा किया गया है। अजनारा को 28 जून को भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन नोटिस को नजरअंदाज किया गया और भुगतान नहीं किया गया। 60 दिन में बकाया जमा करने की जानकारी दी गई थी। अजनारा ने चेतावनी के बाद भी बकाया नहीं जमा किया है। तो अब सुपरटेक के बाद अजनारा भी कहीं ना कहीं लपेटे में आता नजर आ रहा है। ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुपरटेक के बाद पीएनबी बैंक ने अजनारा से बकाये के लिए नोटिस थमाया है। तो पहले सुपरटेक के ट्विन टावर का मामला आया, उसके बाद अब देखिए अजनारा ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। निशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। निशांत, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही, क्या माना जाए कि सुपरटेक के बाद अब अजनारा का नंबर है, मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सुपरटेक ग्रुप की अभी मुश्किलें बढ़ रही हैं और उसके बाद में अजनारा एक बड़ा ग्रुप है और उसकी भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती आ रही हैं। पीएनबी जो बैंक है उसका बकाया 172 करोड़ 9,98,000 रुपए है, जिसको देखते हुए अखबारों में इसको प्रकाशित किया गया है, नोटिस दिया गया है और साफ आदेश दे दिए हैं पीएनबी बैंक की तरफ से
नोटिस देने के बाद नोटिस चस्पा किया गया है कार्यालय पे कि इसकी जब्त की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जो बायर्स ने फ्लैट खरीद रखे हैं तो कहीं ना कहीं उनका सिर्फ खून पसीने की जो कमाई है वो कहीं ना कहीं बैंक जो है उनके साथ धोखाधड़ी करेगा और उसके बाद बकाया जो बैंक का पैसा है वो वसूलने के लिए अब नोटिस जारी करने के बाद जो अजनारा ग्रुप पर अब नोटिस जारी करके कब्जे की कार्रवाई की बात की जा रही है। नहीं, अब इसके बाद आगे क्या? नोटिस तो चस्पा कर दिया गया, अब यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि मुश्किलों में फंस सकते हैं। अगर कार्रवाई होती तो क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी मामला प्रशासनिक हुआ नहीं पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि 28 जुलाई को एक नोटिस इसमें दिया गया था। नोटिस में बाकायदा इसमें कहा गया था कि नोटिस के अंदर ये साफ आदेश दिए गए थे कि इस एडिटर हैं जो अजनारा के, उनको कहा गया था कि करीबन जो 172 करोड़ 9,98,000 रुपए जो है उसको जमा कराया जाए, लेकिन नोटिस देने के बाद कोई पैसा नहीं जमा कराया गया, जिसके बाद अब जो है फिर दोबारा से एक चस्पा जारी किया गया है कार्यालय पर, अजनारा के ग्रुप पर चिपकाया गया है। उसके बाद उसमें कहा गया है कि अब जब्त की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जो है वो बैंक पीएनबी बैंक जो फाइनेंस कंपनी है वो लगातार नोटिस जारी कर रही है, चस्पा चिपका रही है। अजनारा के तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन इस पे आया है? उनकी सफाई इस पे आई है कि आखिर क्या वजह जिसकी वजह से पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं? कुछ अगर रिएक्शन आया हो उनके तरफ से? देखिए, अजनारा जो है कोई भी किसी तरह से मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण को देखते हुए पीएनबी बैंक ने खुद एक नोटिस जारी किया और इसका चस्पा की जो सूचना है अखबारों में भी प्रकाशित की है। अखबारों में कहा गया है कि 172 करोड़ रुपए 9,98,000 रुपए बकाया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुपरटेक बिल्डर जो लगातार बायर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, कहीं ना कहीं अब अजनारा ग्रुप का भी ये नाम सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं अजनारा ग्रुप की भी मुश्किलें बढ़ती हुई साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हजारों बायर्स, अगर जो ऐसा होता है जब्त की कार्रवाई होती है, कब्जे की कार्रवाई होती है, अगर जो पीएनबी बैंक करता है तो कहीं ना कहीं जो हजारों बायर्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, दर दर की ठोकरें खाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, फिर एक नई लड़ाई छिड़ पड़ेगी कि उन बायर्स को कैसे उनका भुगतान वापस हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जमा पूंजी वहां पर लगाई हुई होती है। अगर पीएनबी कार्रवाई करता तो सीधा नुकसान बायर्स को होगा। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो AIMIM के पोस्टर में अयोध्या को फैजाबाद लिखने पर घमासान अब थमता नजर नहीं आ रहा है। AIMIM ने अपने भूल में सुधार करते हुए पोस्टर में फैजाबाद की जगह अयोध्या कर दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी 7 सितंबर को 3 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी अयोध्या से AIMIM के चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अयोध्या में उनकी पार्टी की ओर से लगाए गए पोस्टर्स का जमकर विरोध हुआ। इन पोस्टर्स में अयोध्या की जगह जिले का नाम फैजाबाद दिखाया गया था। इस पर अयोध्या के संतों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर पोस्टर में फैजाबाद की जगह अयोध्या नहीं लिखा गया तो वो ओवैसी की जनसभा नहीं होने देंगे। और इस बीच देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। पहले अयोध्या को फैजाबाद दिखाया गया, उसके बाद जब संतों का भारी विरोध वहां पर हुआ, उसके बाद देखिए गलती में सुधार की। ये पोस्टर भी आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए किस तरीके से यहां पर AIMIM ने अपनी गलती सुधारी और वापस से फैजाबाद को मिटाकर वहां पर अयोध्या लिखा गया, क्योंकि संत नाराज थे। संतों ने चेतावनी दी थी कड़े लहजे में कि अगर फैजाबाद को नहीं हटाकर अयोध्या किया गया तो वो ओवैसी की सभा नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अयोध्या नाम रखा था जिले का, फैजाबाद का नाम हटाकर। उसके बाद जब ओवैसी की रैली की बात आई, उनकी सभा की बात आई, तो यह कहा गया कि नहीं, अयोध्या की जगह हम फैजाबाद लिखेंगे। लेकिन जब संतों ने नाराजगी जताई, जब विरोध देखने को मिला, तो देखिए अपने आप गलती सुधर गई। ओवैसी की पार्टी ने तत्काल प्रभाव से फैजाबाद को हटाकर वापस से जिले का नाम अयोध्या अपने इस पोस्टर में लिख दिया। ये गलती को सुधारने के बाद की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ में पहली तस्वीर भी देखिए, जब अयोध्या को फैजाबाद लिखा, उसके बाद गलती सुधारी। गलती सुधारने के बाद देखिए जब अक्ल ठिकाने आई तो फैजाबाद को वापस हटाया गया और अयोध्या रखा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए और समझिए विरोध के बाद किस तरीके से नाम बदला गया। राघवेंद्र शुक्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या माना जाए कि संतों का डर, भारी विरोध, वापस से गलती सुधारनी पड़ी AIMIM को? निश्चित तौर पर जिस तरह AI ने जो है एक पोस्टर जारी किया था जिसमें फैजाबाद
लिख दिया था अयोध्या जनपद की जगह पर। कहीं ना कहीं जिस तरह परमहंस दास वहां पर पहुंचे और उन्होंने काफी विरोध जताया। इसके अलावा अयोध्या के जो संत थे वो आक्रोशित थे, चूंकि अयोध्या धाम एक नाम अपने आप में अलग ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े प्रयास के बाद जनपद का पूरा नाम बदला था। ऐसे में जब ओवैसी के आगमन को लेकर उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फैजाबाद जनपद लिख दिया, एक बड़ा विरोध देखने को मिला और आखिरकार पार्टी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आना पड़ा और आज जो होर्डिंग लगाई गई है उनमें जगह चेंज करते हुए अयोध्या लिखा गया। अच्छा, तो क्या अब माना जाए इसके बाद संतों की कोई प्रतिक्रिया है कि संत अब खुश हैं इस बात को लेकर कि अभी भी विरोध जताएंगे इनकी सभाओं का? देखिए, संत जो है हमेशा ही सनातन समाज को बढ़ाने की बात करते रहे हैं और हमेशा ही वह चाहते हैं कि हिंदूवादी पार्टियां आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं विरोध तो निश्चित तौर पर देखने को ही मिलेगा। अगर ओवैसी अयोध्या से आकर अपने पार्टी प्रचार करते हैं तो विरोध तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह गंगा जमुनी तहजीब को एक बड़ा झटका देने की बातें हो रही थी, बड़े तीखे वार किए जा रहे थे ओवैसी की पार्टी की तरफ से, उन पर कहीं ना कहीं जरूर विराम लगेगा। और देखने वाली बात ये होगी कि कल जब ओवैसी यहाँ पर पहुंचते हैं तो वह किस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल, कल का इनका जो सभा होगा वो उस पर नजर रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट हम जरूर लेंगे। राघवेंद्र, बात रामपुर की करते हैं तो रामपुर में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी की थी। दरअसल अजीज कुरैशी आजम खां के घर रामपुर की विधायक और आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को अपना बयान दिया था। इसके बाद उन पर रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वहीं इस मामले में आकाश सक्सेना ने कहा कि गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा जो सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की गई थी उसके विरुद्ध मैंने थाना सिविल लाइंस में तहरीर दी, जिसमें आज उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब बात उन्नाव की करते तो उन्नाव में तैनात एक दरोगा पर वसूली के आरोप लगे हैं। चेकिंग के दौरान दरोगा सर्वेश राणा का नाम सामने आ रहा है, जिन पर 20,000 रुपए लेकर वाहन छोड़ने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से की है, जिसके बाद सीओ ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करा दी है। दरोगा सर्वेश राणा पर यह आरोप लगा है कि 20,000 रुपए लेकर वाहन छोड़ा गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, सीओ ने जांच बिठाई। जनपद उन्नाव के थाना सोहरा क्षेत्र में कल वाहन चेकिंग के समय उप निरीक्षक सर्वेश राणा द्वारा सोनू पुत्र संतोष, जो कि एक सराफा व्यापारी है, उनके साथ अवैध वसूली की गई। सोनू के प्रार्थना पत्र की प्राथमिक जांच क्षेत्र अधिकारी पूर्वा द्वारा कराई गई, जिसमें कि आरोप सही पाए गए। आरोपों के सही पाए जाने पर उप निरीक्षक सर्वेश राणा के विरुद्ध थाना सोहा में भ्रष्टाचार अधिनियम समेत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आरोपी सर्वेश राणा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।